हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की सीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 15, जिसमें है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। और इसके पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं चैप्टर्स की, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके अभी लेटेस्ट में जो आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ टीआरई का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। कौन सा क्वेश्चन आया वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा, चक्रवात आते हैं, विनाशकारी परिघटनाएं होती हैं। तड़ित का मतलब होता है लाइटनिंग। जब बारिश होती है तो जो बिजली चमकती है उसको लाइटनिंग तड़ित बोलते हैं। और भूकंप तो आप जानते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो तड़ित के बारे में पहले पढ़ते हैं, लाइटनिंग क्या होती है। ठीक है, देखो, विद्युत खंभों, चिंगारियों देखो, विद्युत खंभे जो होते हैं उनमें अपनी चिंगारियाँ निकलती हुई देखी होगी। अब जब बारिश होती है, जब तड़ित चमकते हैं, जब बिजली चमकती है, तो हम लोग उससे डरते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। इसका कारण यह होता है कि बादलों में आवेश एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है, और तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु घातक चिंगारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा किस तरीके से। देखिए, यहाँ पे फिगर है, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, एक मिनट, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फिगर है ना, यहाँ पे बादलों में क्या होता है, आवेश एकत्रित हो जाते हैं। अभी डिटेल्स में इसको हम पढ़ेंगे। तो आवेश एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण बिजली चमकती है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। देखो, जो यूनानी थे ना, वो चिंगारियों के विषय में यूनानी जानते थे। 600 ईसा पूर्व से पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल होती है, को जब फर से रगड़ते हैं तो बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की उसमें क्षमता आ जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप सूखी कंघी को अपने बालों पर रगड़ते हैं, तो फिर आप उसको अगर कहीं हेयर में टच करते हो, हाथों में या पैरों में, तो देखो वो उसके पैरों को आकर्षित करता है। ठीक है, ऊनी तथा पॉलिस्टर की वस्तुओं को उतारते हैं तो उसमें देखिए आपके बाल खड़े हो जाते हैं, उसमें चिट चिट की आवाज़ें भी आपने सुनी होंगी। उसके साथ अगर आप अंधेरे में उतारोगे कपड़े, तो आपको चिंगारी की आवाज़ भी आएगी, जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं उन सब में ना। 1772 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारियाँ वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य को साकार करने में 200 वर्ष लग गए। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप यहाँ पे किए गए हैं। प्लास्टिक के पैमाने, यानी कि जो स्केल होती है हमारी प्लास्टिक की, उसको लेकर के सूखे बालों से रगड़िए, और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखिए जो कि गीले ना हो, सूखे हों, उनको आप टच कराइए, तो आप देखोगे वो आकर्षित करते हैं। ऐसा प्रयोग आपने किया होगा। रगड़ द्वारा आवेशन, यानी कि फ्रिक्शन द्वारा किस तरीके से हम आवेशित करते हैं। देखो, बाल पेन की खाली रिफिल लीजिए और किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर उसे कागज़ के छोटे टुकड़ों के समीप ले आइए, तो आप क्या देखेंगे, इस क्रियाकलाप में छोटी छोटी सूखी पत्तियां भूसे तथा सरसों के दानों के साथ दोहराइए। आप क्या देखेंगे, जब खाली रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है, और छोटे छोटे कागज़ को, ठीक है, वो क्या कर सकती है, आकर्षित कर सकती है। प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इस प्रकार प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब वह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। और रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। देखो, जैसे जब हम रिफिल लेते हैं या प्लास्टिक की कंघी लेते हैं, बालों से रगड़ते हैं, या रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ते हैं, तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारे बाल हैं और जो पॉलीथीन है वो भी आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है कुछ आवेश इससे उस पर चले जाते हैं। ठीक, देखो, आवेशों के प्रकार तथा उनकी अन्योन्य क्रिया। देखो, एक मिनट में आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे ये है रिफिल है, ठीक है, ये पॉलीथीन है। जब इन दोनों को रगड़ोगे तो इससे कुछ आवेश इस पर चले आएंगे और इससे कुछ आवेश इस पर चले आएंगे, तो एक दो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पे प्रयोग कराया गया है। प्रयोग इसको देख लेते हैं। देखो, दो गुब्बारे लेते हैं, ठीक है, इनको कुछ दूर पे ऐसे लटका देते हैं जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब इनको क्या करते हैं, दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। जब ऊनी कपड़ों से रगड़ोगे ना, तो ये गुब्बारे जो हो जाएंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, दूर दूर इसको भेजेंगे प्रतिकर्षित। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि हमने पहले गुब्बारे में कोई आवेश नहीं था, फिर हमने ऊनी जो वस्त्र से रगड़ा, दोनों पे आवेश आ गया, और चूंकि हमने ऊन से ही रगड़ा दोनों को, तो समान आवेश आ गया। और आप जानते हो, जब समान आवेश होता है, प्लस प्लस हो जाएगा या माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं ना। समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भेजते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या कर देंगे, दूर भेज देंगे। क्योंकि हमने ऊन से ही रगड़ा, इसलिए समान आवेश आ गया दोनों पे। चलो अब देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है, एक प्रयोग और बताया गया है कि एक रिफिल लीजिए, ठीक है, एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए और
कांच के गिलास में स्टैंड के रूप में रख दीजिए। स्टैंड में यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, रिफिल को रगड़ने के बाद। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से, यहाँ पे ध्यान रखना क्या क्या हो रहा है। एक रिफिल को रगड़ना है किससे, पॉलीथीन को, दूसरी रिफिल को भी पॉलीथीन से रगड़ना है और रगड़ने के बाद इसको टच कराना है। ठीक है, निकट लाइए तो आप क्या देखोगे, वो चूँकि दोनों रिफिल क्या हैं, किस पॉलीथीन से रगड़े गए हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है, देखो अब क्या करते हैं ना, एक गुब्बारा लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिए थे, गुब्बारे को ऊन से रगड़ते हैं, ठीक है। तो जब ऊन से रगड़ते हैं तो वो क्या करेगा, चूँकि देखो अब यहाँ पे जो हमारा रिफिल था ये किससे था, पॉलीथीन से, ये किससे रगड़ा गया, ऊन से। अब दोनों पे अलग अलग आवेश हैं, तो जब अलग अलग आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है। तो यही डिटेल यहाँ पे लिखा गया है। परीक्षण क्या है वो मैं आपको समझा दिया, पहले ध्यान से देखो। देखो एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, क्यों, क्योंकि दोनों ऊन से रगड़े हुए थे, ठीक। एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, दूर किया, क्यों, क्योंकि दोनों पॉलीथीन से रगड़े हुए थे। अब एक आवेशित गुब्बारे ने एक आवेशित रिफिल को आकर्षित किया, क्यों, क्योंकि एक गुब्बारा जो था वो ऊन से रगड़ा था और रिफिल जो किससे रगड़ी थी, वो आपकी रगड़ी थी पॉलीथीन से। इसलिए अलग अलग आवेश थे और जो विपरीत आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। बस यही आपको समझना था इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, इससे हमें ये पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जब समान आवेश होते हैं उनको सजातीय आवेश कहते हैं, और जब अलग अलग आवेश होते हैं तो उनको विजातीय आवेश कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, कि मान्यता के अनुसार जब हम रेशम से रगड़ने पर जो कांच की छड़ पर अर्जित आवेश होता है उसको धनावेश कहते हैं, और अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। देखो बात को समझो, एक मान्यता है, एक कन्वेंशन है कि जब हम रेशम से कांच को रगड़ते हैं तो कांच पर जो आवेश आता है वो हमेशा धनावेश होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनावेश होता है। इस लाइन को नोट कर लेना। और सुनो, अब और आवेश कैसे डिसाइड करेंगे कि धनावेश है ऋणावेश, तो इसी कांच के पास, कांच की छड़ के पास जो रगड़ा हुआ है रेशम से, इसके पास हम दूसरे आवेश को लाते हैं, आवेशित वस्तु को। अगर आकर्षित हुआ तो समझ लो उस पर नेगेटिव हो गया, दूसरी वाली वस्तु पर। अगर प्रतिकर्षित हुआ समझ लो पॉजिटिव हो गया, ठीक। जब किसी आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़ने गए तो आवेशित प्लास्टिक की सतह के निकट लाते हैं तो दोनों एक बीच के आकर्षण होता है। अब जब आकर्षण होगा तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव होगा, ठीक है। रगड़ने पर वैद्युत आवेश अस्थैतिक होते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हम रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वैद्युत आवेश अस्थैतिक होते हैं, स्टैटिक होते हैं, यानी कि गतिशील नहीं होते हैं। वे स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो वैद्युत धारा बनती है। क्या बनती है, वैद्युत धारा बनती है। आवेश जब गति करते हैं तो क्या बनती है, वैद्युत धारा बनती है, ठीक है। बस यही छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। आवेशों का स्थानांतरण, आवेश किस तरीके से स्थानांतरित होते हैं। देखो एक होता है विद्युतदर्शी। क्या होता है, विद्युतदर्शी। जैसे पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था संपरीक्षित यानी कि टेस्टर के बारे में, वो क्या बताता था, वैद्युत धारा का फ्लो बताता था ना, वैद्युत धारा बह रही कि नहीं। उसी तरीके से इस चैप्टर में वैद्युतदर्शी क्या बताएगा आपको कि कोई चीज़ आवेशित है कि नहीं, कैसे बनती है। देखो इसमें किसका प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम की दो पन्नी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम की दो पन्नियाँ हैं, ठीक है, ठीक है। इनको एक यहाँ पे इस छोटी सी वायर से इसको लटका दिया गया है, ये दोनों पन्नियाँ ऐसे हैं। अब देखो क्या होता है ना, अगर इन दोनों पन्नियों को समान आवेश दे दें तो क्या होगा, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, ये दूर दूर हो जाएंगे ना, समझ रहे हैं। जब आवेश नहीं रहेगा तो एक दूसरे से चिपके रहेंगे, और जैसे ही इनको समान आवेश मिलेगा ये क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित करके दूर दूर हो जाएंगे। बस यही प्रैक्टिकल है। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम की दो पन्नी लेते हैं, इनका साइज इतना इतना है। अब इनको काट करके एक ऐसे लटका देते हैं, ठीक है। रिफिल को आवेशित कीजिए और पन्नी की पट्टी पर देखो रिफिल को आवेशित करते हैं। रिफिल को आवेशित किया हमने, ठीक है, पॉलीथीन से रगड़ कर, और इसको ला करके इस वायर में टच किया। चूँकि वायर जो है ये धातु का है, यानी कि चालक है ये, तो चालक है, तो यहाँ से जो आवेश है ये इधर आएगा तो दोनों पन्नियों में समान आवेश हो जाएगा, और जैसे समान आवेश होगा दोनों में क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा रॉड है, जो हमारी रिफिल है, ये क्या है, आवेशित है, ठीक है। अब देखिए अब जब ये दूर दूर हो गई तो करेंगे क्या, अब हाथ से रिफिल को हटा करके हाथ से इस वायर को छुएंगे। जैसे ही वायर को छुएंगे पूरा आवेश जो है हमारे शरीर में चला जाएगा, तो ये फिर से आवेश रहित हो जाएगा और फिर दोनों पन्नियाँ आपस में सट जाएंगी, ठीक है, ये चीज़। अब देखो समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, तब ये क्या होती है, फैल जाती हैं। मैंने आपको समझा दिया। इस प्रकार की युक्त का प्रयोग किसी परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसे हम वैद्युतदर्शी कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, वैद्युतदर्शी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ध्यान रखना, वैद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से
या अन्य वस्तु से धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। यानी कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में भेजना है तो उसको हम क्या करेंगे कि धात्विक चालक द्वारा भेज सकते हैं। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श करते हैं तो ऐसा करने से जो पन्नी की पट्टी में एक परिवर्तन दिखेगा कि वे मूल स्थिति में वापस में चिपक जाती है। देखो मैंने बताया ना, जब हाथ से आप इस वायर को टच करोगे तो सारा आवेश हाथ में चला जाएगा, हमारे शरीर में चला जाएगा, और आवेश रहित हो जाएंगे तो फिर से एक दूसरे को चिपक जाएंगे ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं तो पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती हैं। इसका कारण है कि स्पर्श करने से पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर के पृथ्वी में चला जाता है। इसे हम अनावेशित कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अनावेशित करना कहते हैं। और वस्तु की आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। आपने अर्थिंग नाम सुना होगा। घरों में जो सॉकेट लगे होते हैं, आपने देखा होगा सॉकेट कैसा होता है, एक ऊपर बड़ा सा होता है, बाकी साइड में ऐसे दो छोटे छोटे होते हैं ना। तो ये वाला बड़ा वाला होता है, ये अर्थिंग के लिए होता है, क्योंकि इसका संपर्क सर्किट बोर्ड में होते हुए आप देखोगे कहीं अर्थिंग बनी होती, वहाँ से होता है। तो सारा करंट जो है वो पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है, जो अनावश्यक करंट होता है। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भू संपर्कण इसी को कहते हैं अर्थिंग व्यवस्था, ठीक है, अर्थिंग व्यवस्था। जिस तरीके से हम उस वायर को छू करके सारा आवेश अपने अंदर ले लेते हैं, उस तरीके से भू संपर्कण भी होता है। अब तड़ित की कहानी शुरू करते हैं। तड़ित की कहानी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तड़ित की कहानी पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन तैयारी में पूछा गया है। पहले समझो बादल। आपने देखा होगा कि बादल इस तरीके से होते हैं। देखो बादल कई सारे, एक लेयर ऊपर होती है, एक लेयर नीचे होती है, कई सारे लेयर होते हैं। और ये हमारी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पे देखो पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखो, पेड़ पौधे जो है ना, पृथ्वी पर हमारा कैसा आवेश है? धन आवेश। कैसा आवेश है? धन आवेश। और जो बादल की सबसे ऊपर वाली परत है उस पर क्या है? धन आवेश। और यहाँ पे क्या है? बीच में बादलों पर क्या है? ऋण आवेश है। और यहाँ पे क्या है? धन आवेश। ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में क्या है? वायु है। क्या है? वायु है। मैंने आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि वायु जो होता है वो एक हीन चालक होता है विद्युत धारा का। विशेष परिस्थितियों में विद्युत धारा का परिवहन करता है। तो यहाँ पे वायु है। अब चूँकि यहाँ पे इतना ज़्यादा आवेश इकट्ठा हो जाता है कि जो एक चालन, मतलब कि चालक की तरीके व्यवहार करने लगती है वायु। और यहाँ से बिजली जो है वो लाइटनिंग जो है यहाँ पे गिरती है धरती पर, इस तरीके से गिरती है। इसको आप अपने फेयर में बना लेना। सबसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, फिर बीच में नेगेटिव होता है, और धरती हमारी पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, ठीक है। इसको बना लेना। चलो समझते हैं क्या क्या है इसमें। देखो गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर गिरती हैं। बादल पानी नीचे की ओर गिरेगा। इन प्रबल गतियों के कारण आवेश का पृथक्करण होता है, जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सके हैं। बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धन आवेश एकत्र हो जाता है। ये मैंने आपको दिखाया ना, जो बादल होते हैं इसके ऊपरी पे क्या होता है? धन आवेश एकत्र होते हैं। और जबकि अब देखो यहाँ पे ऊपरी किनारे के निकट धन आवेश एकत्र हो जाता है, तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर स्थित होते हैं, संचित होते हैं। ऋणावेश कहाँ पे होता है? ये निचले वाले पे, ठीक है। और उसके बाद धरती के निकट भी धनावेशित आवेश का संचय होता है। अब देखो धरती पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। पेड़ वगैरह पे देखो कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, धरती के निकट भी धनावेश का संचय हो जाता है। जब संचित आवेश का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेश के प्रवाह को नहीं रोक पाती है और ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और इस प्रकार चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं, जिसे विद्युत विसर्जन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लीकेज कहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से बनता है। ये इसको फिगर आपको याद रखना माइंड में, ठीक है। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच भी हो सकती है। यानी कि जो लाइटनिंग होती है वो दो बादलों के बीच भी हो जाती है, और कभी कभी पृथ्वी और बादलों के बीच भी होती है। प्राचीन काल में जब तड़ित होता था तो हम लोग बहुत भयभीत होते थे। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि जब तड़ित गिरती है, बिल्ली गिरती है, तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तड़ित से सुरक्षा, यहाँ से टीआरई में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या पूछा गया था? कि जब तड़ित एवं झंझा के समय कोई खुले स्थान पर सुरक्षित नहीं रहना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट यहाँ पे पूछा गया था। एक मिनट, ये वाला पॉइंट पूछा गया था, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या था। पहले थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं। बढ़ते हैं। सुरक्षित स्थान का पता लगाना। जब मान लो तड़ित हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो आप तड़ित स्थान, मतलब कि अच्छा स्थान क्या है? कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान होता है, यानी कि मकान के अंदर रहना चाहिए, भवन के अंदर रहना चाहिए। किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसमें सुरक्षित। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि किस प्रकार आप सुरक्षित रहेंगे। तो अगर आप किसी बंद गाड़ी में हैं, जैसे मान लो कार में है या बस में, उसकी सारी खिड़कियाँ वगैरह आप बंद कर लो। ऐसा बंद करने से क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, एक नियम है फिजिक्स में कि जब कोई बंद
ठीक है, मान लो ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है, तो इस पे जो आवेश होगा ना ये हमेशा बाहर ही रहेगा। कहाँ पे रहेगा? बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं रहता, ठीक है। तो जब चारों तरफ से हम कारों को बंद कर लेंगे तो जो आवेश रहेगा वो बाहर ही बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। इस प्रकार हम अंदर सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। इसलिए आगे चलते हैं। त्वरित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें। देखो, खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। खुली कार सुरक्षित नहीं है, बंद कार सुरक्षित है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में सरल स्थल, ऊंचे स्थान त्वरित से हमारी जान सुरक्षा नहीं कर सकते। यानी कि हमें पार्क में पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए। त्वरित झंझा के समय छाता लेकर चलने पर विचार नहीं करना चाहिए। और आप वन में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। कभी भी बड़े वृक्षों के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब बिजली गिरती है तो बड़े वृक्षों पर ज़्यादा गिरती है, इसको ध्यान रखना। और वृक्षों से हो सके तो आप काफ़ी दूर रहिए। अब देखिए उसके बाद, ज़मीन पर न लेटे बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों तथा सिरों के बीच रख लें। इस स्थिति में आपके आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे, यानी कि आपकी आकृति छोटी हो जाएगी। इसलिए घर के भीतर क्या कर सकते हैं? त्वरित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों, पाइपों पर आघात करती हैं। त्वरित झंझा के समय इन्हें न छुएं। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन तथा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें वायर नहीं होते, ठीक है। लेकिन टेलीफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें वायर होता है। परंतु यह बुद्धिमानतापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो कि तार युक्त फ़ोन से बात आपकी सुन रहा होगा। देखिए, बहते जल के संपर्क में से बचें। त्वरित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से अलग कर देना चाहिए। ट्यूबलाइट को जला सकते हैं। त्वरित चालक के बारे में हम पढ़ेंगे। त्वरित चालक क्या होते हैं? देखो, त्वरित चालक क्या होता है? जैसे ये देखो घर बना है ना, तो अब मॉडर्न डेज में क्या हो रहा है, जो घर बना है यहाँ पे एक ऊपर एक रॉड लगा देते हैं, ठीक है, त्वरित चालक लगा देते हैं और इसका सीधा सा जो संपर्क कर देते हैं, कहाँ से? ज़मीन के अंदर कर गहराई में कर देते हैं। ये तांबे की प्लेट होती है, याद रखना। तो इससे क्या होता है, जब मान लो अगर इस मकान पर बिजली गिरी तो इससे होकर के सीधे कहाँ चली जाती है? ज़मीन के अंदर। अब देखो, यही आपको समझा रहे हैं। भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है त्वरित चालक का प्रयोग। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों पर उस भवनों की ऊंचाई देखो, भवनों की ऊंचाई से अधिक एक रॉड लगा देते हैं जिसका संपर्क कहाँ से कर देते हैं? नीचे से। मैंने आपको समझा दिया, ये त्वरित चालक होता है, कॉपर की रॉड लगी होती है इसमें। अब भूकंप से हम नए वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।